लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था एंड क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैंने टिक नहीं किया था क्योंकि मुझे स्किप करना पड़ा था। इस क्वेश्चन में स्लाइटली रॉन्ग है। हमारा जो आंसर आया था वो आया था, सॉल्व करने के बाद हमने पूरा मेथड से अप्लाई करके सॉल्व किया था, 12 इंटू 10⁻9 आया था। बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। 12 इंटू 10⁻9 न्यूटन। मुझे चेक करना पड़ा था, स्टॉप करके मुझे चेक करना पड़ा। एंड देन फिर मैंने देखा कि हमने क्वेश्चन में एक चीज गलत ले लिया। गलत ले लिया नहीं, गलत लिखा हुआ है इनफैक्ट। चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये 1 कूलम मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन में 1 कूलम नहीं लिखा है, ये 1 माइक्रो कूलम लिखा हुआ है। म्यू वर्ड छूट गया है एंड म्यू आपको पता है एक छोटा सा वर्ड छूट जाता है तो साइंस में काफी एरर हो जाता है। माइक्रो कूलम है, यानी हमें इसमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई भी करना होगा एंड देन इट इज 12 इंटू 10⁻3 एंड फिर आपका 12 इंटू 10⁻3 यानी 12,000। ऑप्शन बी इज द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में इन्होंने 1 माइक्रोकूलम दिखा रखा है। अगर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं तो उसी से मैं देख लेते हैं 1 माइक्रोकूलम इन्होंने इसमें दिखा रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a charge small q is placed at the center of line joining two equal charges. The system of three charges will be in equilibrium if q is, small q का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन है आपका कि आपके पास, पहले से स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो चार्जेस हैं, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। सपोज करते हैं डिस्टेंस 2d है, क्योंकि बीच में एक चार्ज रखना 2d है और यहाँ मिड में एक चार्ज रख दिया गया है। आपको बताना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा। आपको ये बात पता होगा कि इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन ये है कि नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। तो C पे तो नेट फोर्स 0 होगा ही। हम A पे देखते हैं कि A पे नेट फोर्स 0 कब होगा। तो A पे फोर्स लगाने वाले दो चीजें हैं, एक तो A पे C फोर्स लगाएगा और A पे B फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू C ये होगा आपका K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और जो इनके बीच में डिस्टेंस है D है तो D स्क्वायर एंड F A B फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों Q है, डिवाइड बाई 2D का होल स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2D है तो 2D का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा फोर्स K Q स्क्वायर बाई 4D स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है कि नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। तो FA नेट मतलब सब पे 0 होगा, तो A पे भी नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। स्मॉल q पे तो 0 दिख रहा होगा, ये दोनों बराबर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें या तो A पिक करना था या तो B पिक करना था, हमने A पिक किया। तो FA नेट जो होगा वो 0 होगा। और FA नेट किसके बराबर है, A पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, C लगा रहा है, FAC वो हमने देख लिया, और B लगा रहा है FAB वो भी हमने देख लिया। ये हो जाएगा आपका K Q by D square plus KQ square by 4D square is equal to 0। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये होगा आपका KQQ by D square is equal to minus KQ square by 4D square एंड कैंसिल करने के बाद आपका आता है ये K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। Q इज इक्वल टू माइनस Q/4। सिंपल सा आंसर है, Q इज इक्वल टू माइनस Q/4। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है, देखते हैं। ऑप्शन B इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये इन्होंने भी सॉल्व कर रखा है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स 2। तो ये आप चैप्टर 1 एंड 2 एनसीईआरटी का दोनों करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट है। तो हो सकता है गॉस लॉ का कुछ पार्ट उसमें चला गया हो या पूरा गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स 2 में चला गया हो, पोटेंशियल कुछ क्वेश्चन इधर मैंने डाल दिया। तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 एंड 2 मतलब चैप्टर 1 एंड 2 नहीं है, आप उसके लिए पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स करने के बाद ही इसको ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन पोटेंशियल पे आपका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point O
मतलब एक्स वाई जेड इन मीटर्स दे रखा है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का ये फॉर्मूला दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस dV बाई dx। अगर एक डायरेक्शन में, केवल x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। अगर y में वेरी कर रहा है तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dy। अगर z में वेरी कर रहा है तो E इक्वल टू माइनस dV बाई dz। और अगर आप बोलोगे कि तीनों में वेरी कर रहा है तो क्या होगा, तो ये भी हमने रेगुलर क्लास में देख रखा है, हालांकि अभी इस पे क्वेश्चन नहीं आया तो अभी नहीं करेंगे। E इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x, पार्शियल डेरिवेटिव डेल v बाई डेल x, ये माइनस साइन अंदर मतलब सब बाहर कर दिया, प्लस डेल v बाई डेल y एंड प्लस डेल v बाई डेल z। सो ये है आपका, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे अगर तीनों डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। बट यूजुअली अभी आपको स्कूल लेवल के लिए तो तीनों डायरेक्शन मिलने के थोड़े कम चांसेस है, मिल भी सकता है। क्वेश्चन मिलेगा तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैंने डाल रखा होगा तो होपफुली नहीं इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको अभी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दिया है पार्शियल डेरिवेटिव का। सो E इज इक्वल टू, और ये एनसीईआरटी पे देख रहे हैं नीट के लिए, या ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये टॉपिक से अगर पूछा जाए कुछ तो ये पूछा जा सकता है, इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइक गॉस लॉ और समथिंग जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप, ठीक है। नीट के लिए तो ये ज्यादा पढ़ना होगा आपको। सो अब देखते हैं एनसीईआरटी लेवल में, तो ये हमारा E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। E कितना है आपका, V कितना है आपका 4x स्क्वायर है। सो E क्या हो जाएगा आपका, so E is equal to माइनस d बाई डी एक्स, और V की जगह V का वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है 4x स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज E is equal to माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस 4 बाहर हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये होगा आपका x स्क्वायर, यानी ये माइनस 4 बाहर हो जाएगा और d बाई डी एक्स मतलब 2x। सो E is equal to माइनस एफ। अब किस वैल्यू पे पूछा है, x हमारा 1 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए, z 2 होना चाहिए। तो z आया भी नहीं है, कुछ भी हो, y ऑलरेडी 0 हो, y भी कुछ होता है 10 होता है 7 होता है, कुछ भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सप्रेशन में y है ही नहीं, एक्सप्रेशन में केवल x है। तो हम केवल x की वैल्यू को देखेंगे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए x y z तीनों दे रखा है। तो ये होगा आपका 1 दे रखा है, x का केवल वैल्यू लेना होगा, y कुछ भी दिया हो, z कुछ भी दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक्सप्रेशन में है ही नहीं, यानी वो ऑलरेडी 0 है। तो ये होगा आपका E इज इक्वल टू माइनस 16 न्यूटन पर कूलम। और माइनस आया, माइनस का मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, एक्स एक्सिस में अपोजिट है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो मैग्नीट्यूड इसका हो गया आपका, सॉरी मैंने 2 ले लिया था वैल्यू, इसलिए 16 लिख दिया, 1 दे रखा ना। E इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 1 मतलब 8। सो नेगेटिव साइन मतलब डायरेक्शन बता रहा है, और ऑलरेडी आप देख रहे हो E इज इक्वल टू माइनस 8x है, मतलब x एक्सिस में है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस में है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, x का वैल्यू हमने पुट किया 1, तो मैग्नीट्यूड आया वो 8, यानी माइनस 8 मैग्नीट्यूड है, यानी x एक्सिस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव x एक्सिस में, और मैग्नीट्यूड इसका 8 होगा। सो 8 मैग्नीट्यूड के दो आंसर है, एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव में नहीं है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ए इज द आंसर। सो अगला क्वेश्चन है आपका, इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर कोई ऐसा सरफेस है, अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। जो पोटेंशियल ए पॉइंट पे है वही पोटेंशियल बी पॉइंट पे है, वही पोटेंशियल सी पॉइंट पे है। हर एक पोटेंशियल पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इसका सेम है। और अगर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो अगर एक चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो, लाइक अगर चार्ज को आप A से C ले जाते हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप एक स्मॉल क्यू चार्ज को A से C ले जाते हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल, मतलब Q इनटू VC माइनस VA।
अब आपको दे रखा है कि VC भी आपका V है और VA भी V है, यानी वर्क डन क्या होगा आपका 0। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप कभी भी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो आप चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कभी भी लेके जाओगे तो आपका क्या होगा, आपका वर्क डन हमेशा 0 होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरी पोजीशन तक पॉइंट तक लेके जाओगे तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो work is done on the charge, work is done by the charge, work done is constant, no work is done. So D is the answer. Zero work, carry no work is done. So question number 15. An uniform electric field. Uniform electric field है, magnitude E naught है और x axis की ओर एग्जिस्ट कर रहा है। If the potential V is 0 at x equal to 0, x equal to 0 मतलब origin पे potential V है, सॉरी 0 है पोटेंशियल, x इक्वल टू 0 पे ऑरिजिन में पोटेंशियल 0 है, तो x इक्वल टू प्लस x पे पोटेंशियल क्या होगा। सो एज पर क्वेश्चन ये है आपका कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम डायग्राम थोड़ा अलग बनाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट और ऑरिजिन पे, ये ऑरिजिन हुआ आपका, यहाँ पे ऑरिजिन पे पोटेंशियल आपका 0 है, x डिस्टेंस आगे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो एक बार थोड़ा सा क्लियर डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, ये यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट हुआ, ये यूनिफॉर्म है आपका, और ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x इक्वल टू 0, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे आपका पोटेंशियल है v इक्वल टू 0 और आपको बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। सो आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx होता है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यानी आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू डेल्टा V, यहाँ का पोटेंशियल आप ले लो कुछ समथिंग V ले लो, तो V माइनस ऑफ V माइनस 0, क्योंकि dV का मतलब चेंज होता है, बाई x माइनस 0, क्योंकि x डिस्टेंस पे पूछा गया है, एंड इसको E नॉट बोला गया है तो इसको E नॉट रखते हैं, यानी E इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू माइनस V बाई x। ठीक है, और हमें तो पूछा है V क्या होगा, तो V इज माइनस x नॉट E, माइनस x E नॉट, सो माइनस x E नॉट होगा। और वैसे भी आप ऐसे समझिएगा E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं, सॉरी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मतलब अगर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी A और P इन दोनों पॉइंट में से किसका हायर पोटेंशियल होगा, A का हायर पोटेंशियल होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो A का पोटेंशियल हायर होगा और B का पोटेंशियल लोअर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, A का पोटेंशियल 0 है तो B का पोटेंशियल समथिंग नेगेटिव होगा। सो अगर आते हैं ऑप्शन में, तो अगर वैसे भी हम देखते तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बच जाता, B और D, फिर अदरवाइज सॉल्व तो करना पड़ता, लेकिन पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, तो D ऐसे भी हट जाता एंड B इज द आंसर, बट हमने सॉल्व करके भी देख लिया। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द, आपको बताना है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। सो देखिए, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इक्वल डिस्टेंस लाइन होना चाहिए। अगर लाइन इक्वल डिस्टेंस है, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो गया होगा, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लाइक वो इस तरीके से बना दिया। सो मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ मैं, या एक और बना देते हैं इसमें, यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए A और B, ये दो पॉइंट है, इनमें से किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो B का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस B के पास ज्यादा क्लोज है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज हो गया वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे EB जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू EA। EA पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़े दूर दूर पे है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है आपका, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आप देख सकते हो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है।
जो पॉइंट ए है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज है, थोड़ा कंपैरेटिवली क्लोज है, और बी पे सेपरेशन थोड़ा ज्यादा है, मतलब बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा और ए पे जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस अगर क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगा, यानी EA इज ग्रेटर देन EB, और फील्ड लाइन से अगर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, तो EA इज ग्रेटर देन EB। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, चार्जेस प्लस Q हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, आपको O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। सो देखिए इस चीज को हम देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स इसके बराबर होते हैं। यहाँ पे भी चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ पे भी चार्ज Q रखा हुआ है, और यहाँ पे भी चार्ज Q रखा हुआ है। इसे मैं पॉइंट A बोलता हूँ, इसे मैं पॉइंट B बोलता हूँ, और इसे मैं पॉइंट C बोलता हूँ। ये सेंट्रॉइड है आपका, यहाँ से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो है वो हमें पता तो नहीं है, तो सब केसेस में R ले लेते हैं। ये पता है आपको कि डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस सारे बराबर होंगे। तो A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की ओर होगा, दैट इज EA। B की वजह से जो है वो इधर की ओर होगा, दैट इज EB। और C की वजह से जो है वो इधर की ओर होगा, EC। मैं दूसरे कलर से थोड़ा मार्क कर देता हूँ सर। सो दिस इज EA, इधर की ओर होगा EA, एंड B की वजह से इधर की ओर होगा EB, एंड C की वजह से इधर की ओर होगा EC। अब तीनों फील्ड बराबर है तो EA, EB और EC बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और चार्ज बराबर है, नॉट फील्ड। फील्ड तो बराबर होगा, ये हमें दिखाना है, क्योंकि चार्ज बराबर है और डिस्टेंस बराबर है। KQ/R² ये होगा, इसे हमने E कह दिया। EB भी आपका क्या होगा, EB आपका ये भी आपका KQ/R² होगा, इसे भी हमने E कह दिया। और EC क्या होगा आपका, EC भी आपका KQ/R² होगा, क्योंकि सब में चार्ज Q है, डिस्टेंस R है, तो E हो गया। तो तीनों E है, तो क्या होगा, कैसा डायग्राम बनेगा, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, इधर की ओर E हो गया, एंड इधर की ओर भी E हो गया। तो तीनों E और E हो गया, इधर भी E हुआ, इधर भी E हुआ, और इधर भी E हुआ। और इनके बीच में एंगल कितना होगा, पूरा 360 डिग्री होता है, तो इक्वली डिवाइड होगा, मतलब ये 120 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है, और ये 120 डिग्री का एंगल है। तो ये आपका ये है और ये आपका EB है। दिस इज EB, दिस इज EA। EA और EB के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, आपको पता होगा 120 डिग्री पे E√1 होता है, वैसे हम निकाल देते हैं। ये E√1 वाला क्या चीज है मैं आपको समझा रहा हूँ। E² प्लस E² प्लस 2E² cos 120। तो cos 120 माइनस 1/2 होता है। अगर cos 120 माइनस 1/2 अगर आप पुट करते हो और सॉल्व करते हो तो ये E आएगा, है ना। तो इस केस में आपका इधर की ओर एक E हो गया और एक E इधर की ओर हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट जो आएगा, E नेट जो आएगा वो 0 आएगा, E नेट जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन में सेम चार्ज सारे कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो नेट फील्ड सेंटर पे हमेशा 0 होगा। इस बात को मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फर्स्ट थिंग, आप एक चीज जो मैंने आपको बताया, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, लाइक E और E था और उनके बीच एंगल 120 डिग्री था, तो वैसे केस में रिजल्टेंट का आप एक टेबल याद रख सकते हो। ये टेबल थोड़ा काम करेगा आपको, कभी कभी केसेस मिलेगा जहां पे दो वेक्टर आपके इक्वल होंगे। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं और उनके बीच में एंगल थीटा जो है 120 डिग्री, ये जो वैल्यूज दिख रहा हूँ ये मोस्टली ये वैल्यूज मिलते हैं, तो आप या तो निकालो, आप निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, अदरवाइज आप यूट्यूब के मेरे एक लेक्चर पे देख सकते हो, जिसमें 1D में मैंने सारी चीजें डिस्कस किया है और 1B में भी डिस्कस किया है, तो आप पूरा देख सकते हो, 1 का पूरा सीरीज देख सकते हो। तो 120 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री,
ये 3 वैल्यू अगर हैं तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा 120 डिग्री पे e√1 होगा, 90 डिग्री पे e√2 होगा और 60 डिग्री पे e√3 होगा। तो यहाँ पे 120 डिग्री था तो e√1 हुआ, e एंड e√1 मतलब e कैंसिल हो गया। √1 लिखने का तरीका है, मतलब है आपको याद रखना, क्योंकि e एक √2 और एक √3 आता है तो दूसरे को मैंने √1 कर दिया, √1 इज 1। और एक और रिजल्ट आपको याद रखना होगा, रिजल्ट जो हमने यहाँ से देखा कि अगर किसी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन में सेम चार्ज सारे वर्टेक्स पे रखा जाए तो नेट फील्ड एट द सेंट्रॉइड हमेशा 0 होगा। इफ सेम चार्ज is kept at each vertex of a regular sided polygon रेगुलर साइड पॉलीगॉन मतलब स्क्वायर हो गया, रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, तो ई नेट जो होगा वो हमेशा 0 होगा सेंटर पे। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो। तो आज इतना ही करते हैं इस लेक्चर में, बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से अगले बार स्टार्ट करेंगे।